तो कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म मैंने आपको बताया था। वेक्टर फॉर्म की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि ये एक फोर्स है और फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, डायरेक्शन का पता होना मुझे बहुत जरूरी है। सवाल ये उठता है कि क्या एक चार्ज, ठीक है, जो सिस्टम में अवेलेबल है, इसके ऊपर मल्टीपल फोर्सेस लग सकते हैं? ठीक है, क्या जो एक चार्ज है इसके ऊपर मल्टीपल फोर्सेस लग सकते हैं? बिल्कुल लग सकते हैं। क्यों लग सकते हैं? क्योंकि चार्ज के सराउंडिंग में कितने चार्ज हैं आपको नहीं पता ना। ठीक है, कोई मेरे पास एक चार्ज है, उसके सराउंडिंग में मेरे मान लो और तीन चार्ज है। सपोज ये क्यू है, ये Q1 है, Q2 है, Q3 है। तो हर चार्ज जब दूसरे चार्ज के साथ में ज्वाइन होगा, ठीक है, तो उन दोनों की जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग होगी, उन दोनों की जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग होगी, उसके अलोंग एक फोर्स लगेगा। वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे लग रहा है तो, और यहाँ पे लग रहा है तो ये, ठीक है। तो जैसा हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, तो यहाँ भी आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगेगा। ठीक है, अगर मान लो ये आपका F3 है, ये 2 के कारण F2 है, F1 है, तो यहाँ भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगेगा। यानी कि जो सारे चार्जेस हैं, उनका जो नेट वेक्टर सम होगा, उनका जो नेट वेक्टर सम होगा, ठीक है, वही नेट फोर्स होगा इस क्यू चार्ज पे। ठीक है, वही नेट फोर्स होगा इस क्यू चार्ज पे। तो इसीलिए मुझे फोर्स को वेक्टर फॉर्म में डिफाइन करना जरूरी है। ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम पे किया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका अपसाइलन नॉट है, ठीक है, ये अपसाइलन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये अपसाइलन नॉट क्या है? आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अब आप, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब ये है कि जब दो चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है, जब दो चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, तो उनका जो चार्ज का मल्टीप्लीकेशन है Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड, और बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर, यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस, चार्ज का मैग्नीट्यूड, इसके अलावा एक और चीज जो है वो इफेक्ट करती है, वो क्या होती है? आपकी बीच का स्पेस रीजन कैसा है। ठीक है, क्या यहां बीच में एयर है? क्या इन दोनों चार्ज के बीच में वैक्यूम है? ठीक है, क्या यहाँ पे हमने कोई ऑयल डाल दिया, मिनरल ऑयल? क्या इनके बीच में वाटर है? तो आप अगर कंडीशन चेंज करोगे, आप स्पेस चेंज करोगे, तो उसके कारण उसका एक फोर्स की वैल्यू चेंज होगी। तो अपसाइलन नॉट जो होता है वो यही डिनोट करता है, अपसाइलन नॉट ये डिनोट करता है कि परमिशन, जो उन दोनों चार्जेस के बीच का स्पेस है, वो फोर्स को कितना फोर्स एग्जैजरेट होने की परमिशन दे रहा है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये अपसाइलन नॉट जो है ये है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, तो अगर आपका बीच का मीडियम चेंज होगा, यानी कि अगर आप वैक्यूम से वाटर पे चले गए, आप मिनरल ऑयल पे चले गए, ठीक है, आपने कोई गैसोस चेंज कर दी, तो उस केस में इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बदल जाएगी। कितनी बदल जाएगी ये हम लोग आज नहीं, एक स्पेशल क्लास करके खाली हम लोग परमिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इसको सिर्फ आप ये मान के चलो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ये क्या है? एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 9 × 10⁹ ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, फिलहाल इतना मान के चलो। अभी हम लोग कोई भी एडिशनल मीडियम नहीं लगाने वाले, अभी हम लोग सारी स्टडी वैक्यूम या एयर में करने वाले हैं। वैक्यूम और एयर को हम लोग सेम ही मानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर मान लो दो चार्ज सिस्टम आपका होगा, यानी कि दो चार्ज आजू बाजू में है। ठीक है, ये मेरा चार्ज है Q1, ठीक है, और इससे R डिस्टेंस पे कोई दूसरा चार्ज है Q2। ठीक है, एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? R है, राइट, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? R है। तो अब क्या होगा? इन पे फोर्स कितना लगेगा? F = Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू R²। अभी हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, अभी वेक्टर को आप भूल जाओ, क्योंकि दो चार्ज सिस्टम में ज्यादा वेक्टर की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, अगर मान लो ये दोनों ही चार्ज आपके पॉजिटिव चार्ज, अब हम लोग अलग अलग केसेस लेते हैं। ठीक है, कि हमने क्या डिफाइन कर दिया
कि हमने टू चार्ज सिस्टम डिफाइन किया है, और उस टू चार्ज सिस्टम में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मेरा दोनों चार्ज पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों चार्ज नेगेटिव हो सकते हैं, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है, राइट। तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या देख रहे हैं, हमने टू चार्ज सिस्टम में फोर्स को डिफाइन कर दिया कि फोर्स कितना कितना लगेगा। ठीक है, और मैंने आपको क्या बोला कि अगर फोर्स है तो मास भी होगा। हमने सबसे पहली क्लास में पढ़ा था कि बिना मास के आप चार्ज को डिफाइन नहीं कर सकते। अगर मास नहीं है तो चार्ज को डिफाइन करना कोई मतलब का नहीं है, कोई सेंस क्रिएट नहीं करता। ठीक है, तो मास होना चाहिए, इसका मास भी होगा। अब अगर मैं ये बोल रहा हूं कि मान लो मेरे दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, तो इनके ऊपर जो फोर्स होगा वो रिपेलिंग होगा, यानी पहला वाला 1 पे 2 के कारण फोर्स लग रहा है, और इस पे 2 पे 1 के कारण फोर्स लग रहा है। ठीक है, जो 1 पे 2 के कारण फोर्स लग रहा है और 2 पे 1 के कारण फोर्स लग रहा है, ये मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे एंड डायरेक्शन वाइज अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। डायरेक्शन वाइज अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि F12 प्लस F21 मस्ट बी इक्वल टू 0। F12 प्लस F21 मस्ट बी इक्वल टू 0, राइट। अब मैं आपको यहां पे कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं, ठीक है, जो बहुत यूजफुल हैं फॉर सॉल्विंग कॉम्पिटिटिव लेवल क्वेश्चन। ठीक है, ये खाली कूलम्स लॉ फॉर फोर्स के लिए नहीं यूज होंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यूज होंगी, ये पोटेंशियल में भी यूज होंगी। ध्यान से सुनना और समझना। अगर मैं आपसे ये लिखता हूं किसी भी मास सिस्टम में एक m1 है एक m2 है, और मैं लिखता हूं F12 प्लस F21 इज इक्वल टू 0, ठीक है, वॉट डज इट इंडिकेट? इसका मतलब क्या होता है? क्लास 11th में आप पढ़ करके आए हो, कोई मुझे चैट पे बता सकता है इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं ये लिख रहा हूं F12 प्लस F21 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, फटाफट से आंसर करते जाओगे, जिन्हें पता है, नहीं पता तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जस्ट मिनट। ऋषल यादव ने लिखा कि कंजर्वेटिव है। मयंक लिख रहा है कि सर एफ नेट 0 है। बेटा वो तो समझ गए, एफ नेट 0 है। यस, ज्योति बिल्कुल सही है। न्यूटन थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल, ये ध्यान रखना। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल। ठीक है, इस पे मैं आपको क्वेश्चन, धीरे धीरे हम आगे चलेंगे तो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। आपका नेट फोर्स किसी सिस्टम में 0 हो रहा है, इसका मतलब जो फोर्स लग रहा है नहीं, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है फोर्स की, वो तो हम समझ गए, लेकिन ये इंडिकेट क्या कर रहा है? क्योंकि मैंने क्या बोला, मास रहेगा वहां पे, मास रहेगा, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ द सिस्टम, ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ एप्लीकेबल है यहां पे। ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास में क्या निकल करके आ गई कि सेंटर ऑफ मास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। बहुत क्वेश्चंस बनेंगे बेटा इसके ऊपर। ठीक है, स्पेशली जो जेई वाले हैं, बड़े ध्यान से देखो, आपका ना बहुत डीप लेवल पे कॉन्सेप्ट जाके क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल, राइट। स्पेशली जो जेई वाले हैं, सेंटर ऑफ मास इसका नहीं हिलेगा। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था क्लास 11th में भी। सेंटर ऑफ मास जब हमने डिस्कस किया था, तो सेंटर ऑफ मास का फिनोमिना निकल के कहां से आया था? यहीं से तो आया था कि न्यूटन थर्ड लॉ वहां पे रहता है। ठीक है, जहां पे हम सेंटर ऑफ मास को ये बोल रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे रहेगा, अपनी जगह से नहीं हिलेगा, वहां पे न्यूटन थर्ड लॉ एप्लीकेबल होता है। ये चीज तो हमने वहां बताई थी। तीसरी बात, मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल बी कंजर्व्ड, मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल बी कंजर्व्ड। ठीक है, कौन सा मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहेगा। अभी हम वैसे भी लीनियर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम वैसे भी लीनियर की बात कर रहे हैं। चार्ज के साथ में हम रोटेशन को मिक्स नहीं करेंगे, वो होता है थोड़ा बहुत हायर लेवल पे होता है, अभी हम चार्ज के साथ में रोटेशन को मिक्स नहीं करेंगे। तो सिस्टम का मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। ये टू चार्ज सिस्टम के लिए आप याद रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन बन करके आएंगे, अभी तो मैं बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, जस्ट स्टार्ट है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, स्पेशली इलेक्ट्रिक फील्ड में, सेम यही चीजें इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम पे रिपीट होंगी, तो उस समय मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, आपको ये याद होनी चाहिए। प्लीज कीप अ सेपरेट नोट्स। मैं बार बार आपको हर क्लास में ये चीज बोल रहा हूँ, नोट्स अलग से बनाओ, क्योंकि बुक्स में ये सारी चीजें इतने डिटेल में नहीं दी हुई है, कहीं नहीं दी हुई है, एक साथ सारा मटेरियल कंपाइल्ड नहीं है कहीं पे भी। ठीक है,
तो प्लीज इसको नोट करते जाना, समझते जाना। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? अच्छा, सबको समझ में आ गया तो जरा हैंड रेस कर दो, एक बार हैंड रेस कर दो, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ ये पार्ट हमने 11th का पढ़ा था, 12th का हमने पढ़ा, और उसमें 11th वाले पार्ट को हमने मिक्स करके बताया आपको। ठीक है, अब आपके सामने अगर क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन? ठीक है। अच्छा, जो इसमें कुछ नए बच्चे हैं वो मुझे हैंड रेस करके बताना कि आर यू क्लियर विद द कॉन्सेप्ट, बाकी लोग हैंड्स डाउन कर लो जरा। आर यू क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास? हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस आपने बनाए हुए हैं, ये नहीं कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है बस उतना पता है, सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस बनाए हुए आपने बहुत सारे। देखो, क्योंकि ये समझना जरूरी है, जैसे जैसे आगे जाएंगे ना क्वेश्चन आएगा। जैसे मान लो मैं इसे खाली मास ले लूं, ये m1 है और ये m2 है। ठीक है, इसका चार्ज q1 है, चार्ज q2 है। ठीक है, जब अगर इसके ऊपर चार्ज नहीं होता, अगर इसके ऊपर चार्ज नहीं होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। ठीक है, चार्ज नहीं होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अगर मान लो दोनों मास अलग अलग रखे हुए हैं, ये m1 है, ये m2 अलग रखा, सेंटर ऑफ मास हम कब पढ़ते थे? मैंने आपको सेंटर ऑफ मास के टाइम पे ये बताया था कि यार m1 m2 का सेंटर ऑफ मास निकालने की जरूरत सिर्फ और सिर्फ तब है जब ये दोनों किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इनका मोशन रिलेटिवली होगा, इनका मोशन साथ में होगा, मतलब एकदम लेमैन्स लैंग्वेज में मैं बोलूं तो इनका मोशन साथ में होगा, तभी सेंटर ऑफ मास निकालने का फायदा है, अदरवाइज नहीं। यहां पे देखो ये आपस में जुड़े तो नहीं है, लेकिन चार्ज होने के कारण क्या हो गया, ऑटोमेटिकली वो इंटरकनेक्टेड हो गए। ऐसी कौन सी चीज है जो उन्हें इंटरकनेक्ट कर रही है? वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी थोड़ी देर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा। वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो इन्हें इंटरकनेक्ट कर रही है। तो जैसे ही ये इंटरकनेक्ट हो गए तो आपको एक ऐसा सेंटर निकालना पड़ेगा जहां पे अगर मैं इन दोनों का कंबाइंड मास रख दूं तो इफेक्ट ऑफ फोर्स विल रिमेन सेम। F1 टू F21 की हम बात कर रहे हैं ना, इफेक्ट ऑफ फोर्स विल रिमेन सेम। तो वो सेंटर ऑफ मास हम लोग कैसे निकालते हैं? सपोज कर लेते हैं यहां से x डिस्टेंस पे है, ठीक है, राइट, यहां से x डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ मास है, तो यहां पे हमने इसको रख दिया। ठीक है, तो आपको याद होगा हमने एक सबसे पहले हमें ओरिजिन डिफाइन करना होता था, तो यहाँ पे हमने ओरिजिन डिफाइन कर लिया 0 0। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये m1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इस केस में। ठीक है, बट सेंटर ऑफ मास आपको निकालने नहीं आएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करो, सेंटर ऑफ मास आपको निकालने नहीं पूछेगा। चार्ज में मुझे ये पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास अगर टू चार्ज सिस्टम है, ये ध्यान देना क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, टू चार्ज सिस्टम है तो मेरा सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है। जरूरत आपको इसकी पड़ेगी कुछ क्वेश्चन में, आपको मोमेंटम कंजर्व करवाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सेंटर ऑफ मास का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी तो हम लोग नहीं कर सकते, अभी तो हम लोग 12th को पढ़ रहे हैं, बट डेफिनेटली मैं मैकेनिक्स वाला पार्ट में कंपटीशन के लिए पूरा रिवाइज कराऊंगा अच्छे से, जेई लेवल पे, नीट लेवल पे। ठीक है, तो बस आपको ये पॉइंट पता होने चाहिए कि ये पॉइंट फॉलो हो रहे हैं टू चार्ज सिस्टम, इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ मास का जो मैंने आपको चीज बताई कैसे निकालना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, उसके बारे में बिल्कुल चिंता मत करो, वो सब में सीख जाओगे। जो चीज है वो समझने की कोशिश करो, जो बेसिक पॉइंट्स होता है वो क्लियर होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास हम तभी निकालते हैं जब ये मास किसी ना किसी तरीके से जुड़े हों। तो यहां तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे से जुड़े ही नहीं, फिर सेंटर ऑफ मास हम क्यों निकाल रहे हैं? जुड़े हैं, उनको जोड़ने वाला कौन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो दिख नहीं रहा लेकिन है। ठीक है, इसलिए सेंटर ऑफ मास डिफाइन करना जरूरी है, राइट। और मैं आपको एक चीज बताऊं, यहां से ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है, जो सराउंडिंग है वो नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, जो सराउंडिंग है वो नेगेटिवली चार्ज है, कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, चाहे इलेक्ट्रॉन पे ले लो, हर इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है हर इलेक्ट्रॉन पे। उसके बावजूद इसका सेंटर ऑफ मास
उसके बावजूद इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो कहां होगा, सेंटर ऑफ एटम पे होगा। ठीक है, इसका मतलब यहां पे भी क्या हो गया, नेट फोर्स विल बी जीरो, तभी तो एटम न्यूट्रल है, तभी तो एटम न्यूट्रल है। तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी जीरो, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी जीरो किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर। ठीक है, समझो बात को। तो इसलिए इसका सेंटर ऑफ मास नहीं हिलेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये बात समझ में आ रही है क्या सबको? जरा फटाफट से हैंड रेज करते जाओ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले पे। मैं आपको ये बोल रहा हूं, जब हम लोग एटम की बात करते हैं तो एटम के केस में भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना, वो नेगेटिवली चार्ज है, और प्रोटॉन आपका सेंटर में वो पॉजिटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि हर एटम में जो इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन है, दैट फॉलोज न्यूटन थर्ड लॉ, दैट फॉलोज न्यूटन थर्ड लॉ, एंड दैट इज द ओनली थ्योरी जिसके कारण मुझे इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करवाना पड़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इनवर्ड है, अंदर की तरफ है। इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इनवर्ड है, अंदर की तरफ है। ठीक है, और एम वी स्क्वायर बाई आर बाहर की तरफ लगेगा, मुझे बैलेंस करवाना पड़ेगा, इसलिए तो उसको रिवॉल्यूशन की थ्योरी बनी। भैया चारों तरफ घूमना उसका जरूरी है। आ रही बात? इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एटम चैप्टर में आराम से। ठीक है, फिलहाल खाली ये समझ के चलो कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी भी एटम के अंदर जीरो होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो सेंटर ऑफ मास हिलेगा, और सेंटर ऑफ मास हिलेगा तो फिर यार वो एटम का ना तो आप रिएक्शन करा पाओगे ना कुछ करा पाओगे, वो अनस्टेबल हो जाएगा एटम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं टू चार्ज सिस्टम में क्या करना है, डिफाइन करना है नल पॉइंट। पहले तो हम लोग समझते हैं कि नल पॉइंट क्या होता है। ठीक है, नल पॉइंट का मतलब होता है वेयर अ टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज हमेशा +1 कूलम होगा, ध्यान रखना। टेस्ट चार्ज का मतलब होता है +1 कूलम चार्ज, वेयर अ टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस जीरो फोर्स। ठीक है, जहां पे कोई टेस्ट चार्ज जो होगा वो जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करे। अब टू चार्ज सिस्टम में केस 1 लेते हैं, व्हेन चार्जेस आर ऑफ सेम पोलैरिटी। ठीक है, तो मतलब मेरा ये चार्ज Q1 है, पॉजिटिव Q1 है, और दूसरा चार्ज मेरा पॉजिटिव Q2 है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में मैं +1 कूलम चार्ज कहां रखूं सो दैट ये +1 कूलम चार्ज जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करे। ठीक है, मैं इसको बोल देता हूं पॉइंट नंबर 1, मैं इसको बोलता हूं पॉइंट नंबर 2, और इसको मैं बोलता हूं पॉइंट ए। ठीक है, लेट ए इज द नल पॉइंट। नल पॉइंट मतलब वहां फोर्स जीरो लगेगा, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, लेट ए बी द नल पॉइंट, ए को हमने नल पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब मैंने यहां से ये डिस्टेंस ले लिया x, चार्ज नंबर 1 से मेरा नल पॉइंट का डिस्टेंस x है, तो चार्ज नंबर 2 से कितना हो गया, r - x हो गया, सिंपल मैथमेटिक्स है। अब देखो ये +Q1 के कारण, +Q1 के कारण जो +1 कूलम पे फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो इस डायरेक्शन में होगा। F चार्ज A है, किसके कारण फोर्स लग रहा है, 1 के कारण, और प्लस सेकंड नंबर वाला जो चार्ज है उसके कारण ए पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी किधर होगी, इधर होगी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव तो रिपेल करेगा ना। वैसे Q2 भी पॉजिटिव, +1 भी पॉजिटिव, तो रिपेल करेगा ना, कितनी हो जाएगी, FA2 हो जाएगी। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ए मेरा नल पॉइंट है, इसका मतलब FA1 और FA2 का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, नेट फोर्स जीरो मिलेगा मुझे। फोर्स तो वेक्टर सम है ना, फोर्स तो वेक्टर सम है। अब FA1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q1 इंटू Q2, तो Q1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बीच का डिस्टेंस
x हो गया तो एक्स स्क्वायर, Q2 इंटू वन FA2, ठीक है, Q2 के कारण लग रहा है, तो Q2 इंटू वन डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बीच का डिस्टेंस r माइनस एक्स, तो r माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। अब ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये आ गई Q1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 बाई r माइनस एक्स का स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, हमें x की वैल्यू निकालना है, तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट, मेरे साथ साथ आप सॉल्व करते चलो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट Q1 बाई एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट Q2 बाई आर माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो अंडर रूट Q1 इंटू आर माइनस अंडर रूट Q1 इंटू एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट Q2 इंटू एक्स। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट Q1 इंटू आर बाई रूट Q1 प्लस रूट Q2, ठीक है। ये हमने डिफाइन कर दिया नल पॉइंट, ठीक है। कहां से निकाला हमने डिस्टेंस भाई, डिस्टेंस हमने निकाला है चार्ज नंबर 1 से। तो ये डिस्टेंस कहां से, नल पॉइंट फ्रॉम चार्ज 1, ये कहां से आया आपका, नल पॉइंट फ्रॉम चार्ज 1। अगर मुझे निकालना है नल पॉइंट फ्रॉम चार्ज 2, क्वेश्चन में तो कुछ भी पूछ सकता है, नल पॉइंट फ्रॉम चार्ज 2 निकालना है, तो क्या हो जाएगा, हमें क्या निकालना पड़ेगा, r माइनस एक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो r माइनस अंडर रूट Q1 इंटू आर अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है, अंडर रूट Q2 इंटू आर डिवाइडेड बाई रूट Q1 प्लस रूट Q2। तो ये हो गया नल पॉइंट फ्रॉम चार्ज नंबर 2। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि चाहे ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हो, चाहे ये दोनों चार्ज नेगेटिव हो, सेम पोलैरिटी, व्हेन चार्जेस आर ऑफ सेम पोलैरिटी, देन नल पॉइंट विल बी इन बिटवीन चार्जेस, दोनों के बीच में होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना है। ये सेम चीज इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम करेंगे, इसलिए अभी से सीख लो, वहां पे रिपीट नहीं करूंगा, वहां आप डायरेक्ट खुद मेरे को आंसर बताओगे। जो मैं फोर्स में करा रहा हूं, ये सेम काम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कराऊंगा, वहां पे आपको ये काम दोबारा नहीं करना, ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, जस्ट रेज योर हैंड। ये कैलकुलेशन समझ में आया, कैसे कैसे हमने कैलकुलेट किया, प्लीज टेक अ कंप्लीट नोट ऑफ दैट, ठीक है। बाद में जाके मैं यही बोल दूंगा कि साहब ये आपका ना शॉर्टकट हो गया, ये मैंने आपको शॉर्टकट कराया है, अदरवाइज मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में करके दिखाता आपको। मैंने क्वेश्चन में ना करा के इसको एज अ कॉन्सेप्ट सिखाया आपको, इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन के लिए मैंने आपको शॉर्टकट दे दिया, इसलिए नोट्स में आप भी ऐसे हाईलाइट करके रख लो, ठीक है। नोट्स में क्लियर आप ऐसे आप भी हाईलाइट करके रख लो, राइट, ओके। चलते हैं आगे, ठीक है। अब मान लो केस 2, केस 2 हम लेते हैं व्हेन चार्जेस आर ऑफ अपोजिट पोलैरिटी, व्हेन चार्जेस आर ऑफ अपोजिट पोलैरिटी, दोनों चार्ज की पोलैरिटी अलग है, ठीक है, दोनों चार्ज की पोलैरिटी अलग है। प्रीवियस स्लाइड देखना है, अच्छा ये लो देख प्रीवियस स्लाइड, हो गया, ओके ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैं बोलता हूं कि मेरा ये प्लस Q1 है, ठीक है, दूसरा माइनस Q2 है। मुझे नल पॉइंट डिफाइन करना है, नल पॉइंट की डेफिनेशन हमने क्या बोली, जहां पे +1 कूलम का चार्ज जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करे। सवाल ये उठता है कि मैं +1 कूलम का चार्ज रखूं कहां, इनके बीच का डिस्टेंस r है, क्या इनके बीच में रख सकता हूं, चेक कर लेते हैं यार। यहां मैंने रखा +1 कूलम,
अब Q1 के कारण जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव होगा, इसका डायरेक्शन ये होगा एफ ए, इस पॉइंट को अगर मैं ए बोलता हूं, एफ ए पे 1 के कारण फोर्स। लेकिन Q2 के कारण जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव हो जाएगा, उसकी भी डायरेक्शन यही हो जाएगी एफ ए टू। तो सेम डायरेक्शन का फोर्स तो किसी भी कंडीशन में एक दूसरे को नलीफाई नहीं कर सकता ना। सेम डायरेक्शन का फोर्स किसी भी कंडीशन में एक दूसरे को नलीफाई नहीं कर सकता, राइट। तो होना ही नहीं है, राइट, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं साहब, हम ये बोलते हैं कि ना सर ये तो नहीं हो सकता, ये तो हटा दो आप, ठीक है। मतलब ये जो पॉइंट है जिसको हम नल पॉइंट बोल रहे हैं, ये दोनों चार्ज के बीच में तो नहीं हो सकता। हम क्या करते हैं, चार्ज के बियॉन्ड रख के देखते हैं, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे। Q2 के बियॉन्ड रखा हमने, कितना चार्ज, +1 कूलम। अब देखो Q1 के कारण जो इसको हमने ए पॉइंट बोला, तो लेट ए बी द नल पॉइंट, ठीक है, ए को हमने नल पॉइंट रख लिया, राइट। अब मैंने Q1 से यहां पे फोर्स देखा किधर की डायरेक्शन में लगेगा, तो रिपल्सिव होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो एफ ए पे 1 के कारण फोर्स, ठीक है। Q2 नेगेटिव अट्रैक्टिव होगा, तो किधर हो गया, एफ ए पे 2 के कारण फोर्स। अब सही है, अब दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अलग अलग आ गई, और डायरेक्शन अलग अलग आ गई इसका मतलब क्या है कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे को नलीफाई कर लेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन कर लेंगे। तो क्या हो गया मेरा, एफ ए वन और एफ ए टू का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। एफ ए वन मतलब 1 के कारण फोर्स लग रहा है, तो चार्ज का मल्टीप्लीकेशन Q1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, ध्यान से देखो, r प्लस एक्स का स्क्वायर। Q2 के कारण फोर्स कितना लगेगा, Q2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, खाली बीच का डिस्टेंस x। अब कोई मेरे से ये मत पूछना कि सर Q2 की वैल्यू तो माइनस थी, तो आपने यहाँ माइनस साइन क्यों नहीं लिया, ठीक है। माइनस साइन तो ले लिया ना यहाँ अट्रैक्शन फोर्स लगा करके, वेक्टर में डिफाइन हो गया ऑलरेडी वो, तो मेरे को बार बार लिखने की जरूरत थोड़ी है, अभी तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बचा, ये Q1/r प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q2/x, स्क्वायर रूट ले लो, हमें तो x चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √Q1/r प्लस एक्स इज इक्वल टू √Q2/x, ठीक है। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा, √Q1 इंटू एक्स इज इक्वल टू √Q2 इंटू आर प्लस √Q2 इंटू एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √Q2 इंटू आर डिवाइडेड बाई √Q1 माइनस √Q2, ठीक है। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बहुत बच्चों वाला काम किया हमने, ठीक है। अब अगर चार्जेस की पोलैरिटी अपोजिट है, अगर चार्जेस की पोलैरिटी अपोजिट है, देन नल पॉइंट विल बी बियॉन्ड द चार्जेस, ठीक है। अब देखो, अगर मेरे को ये करवाना होता बुक्स में, ये कॉन्सेप्ट जो है वो एज अ कॉन्सेप्ट ना दे करके एज अ क्वेश्चन दिया हुआ, तो क्वेश्चन में तो क्या होता है, हर क्वेश्चन अलग टाइप का हुआ ना, वो आप याद थोड़ी रखते हो, ठीक है। मैंने इसको एज अ कॉन्सेप्ट करा दिया, अब आप इसको याद रखोगे, और क्वेश्चन के लिए ये शॉर्टकट हो गया, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जल्दी जल्दी से बोलते जाओ, एक्नॉलेज करते जाओ, तब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। एक्नॉलेज करते जाओ, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, राइट, ओके। चलो अब अगला काम करते हैं, अगले पार्ट पे चलते हैं। तो ये मैंने आपको, एक तो मैंने आपको सिस्टम समझाया टू चार्ज का, कि टू चार्ज का सिस्टम कैसा होगा। उसके बाद मैंने नल पॉइंट निकालना सिखाया, ये कूलम्स लॉ का एप्लीकेशन कर रहे हैं हम लोग। कूलम्स लॉ तो हमने पढ़ लिया था क्या होता है, अब कूलम्स लॉ के एप्लीकेशन पे चल रहे हैं हम लोग, कि कूलम्स लॉ कैसे कैसे इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन, ठीक है। सीबीएसई में ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, राइट। बोल रहा है कि दो टू स्फेरिकल कंडक्टर बी एंड सी हैविंग इक्वल रेडियस कैरिंग इक्वल चार्जेस, ठीक है। दो आपके कंडक्टर हैं, एक बी है एक सी, ठीक है। दोनों में लेटर से क्यू चार्ज है,
कैरिंग इक्वल चार्जेस, और एक दिन के बीच का डिस्टेंस लेटस से आर, तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे एक दूसरे को। कितने फोर्स से कर रहे हैं? एफ फोर्स से कर रहे हैं। तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q इंटू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। उसके बाद बोलता है व्हेन केप्ट एट अ डिस्टेंस, ठीक है, अ थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग द सेम रेडियस ऑफ बी बट अनचार्ज्ड। कोई एक तीसरा, एक बी और सी था, हम कोई एक तीसरा ले आए, विलन ले आए बीच में, कोई एक ए को, ठीक है, लेकिन इसमें कोई चार्ज नहीं, कंडक्टर तो है लेकिन कोई चार्ज नहीं। पहले हमने उसको बी से टच कराया, ठीक है, हमने क्या किया? टच बाय बी, पहले हमने इसको बी से टच कराया। तो अब क्या हो जाएगा? ए पे, बी पे चार्ज कितना हो जाएगा? क्यू, और इस पे कितना था? 0, तो क्यू प्लस 0/2। कंडक्शन का रूल लगाओ, क्यू प्लस 0/2, अर्थमेटिक मीन हो जाता है। सी का अभी कोई लेना देना नहीं, वो अपना क्यू चार्ज लेकर के बैठा है, ठीक है। तो फाइनल कंडीशन मेरी क्या आ गई बी से टच कराने के बाद? कि बी जो था वो Q/2 हो गया, ए जो था वो भी Q/2 हो गया, और सी अपना क्यू पे बैठा हुआ। फिर हमने क्या किया? इसको फिर डेंट विथ सी, फिर सी से टच कराया, इस कंडीशन के बाद, लेकिन सी से टच कराया, अब इसको सी से टच कराया, तो टच बाय सी। तो देखो बी तो भैया अपना आइसोलेटेड अलग हो गया, अब Q/2 अपना चार्ज लेकर के। ए वाले में क्या कंडीशन हो गई? Q/2 तो साहब हम थे, क्यू ऐड हुआ और इनका अर्थमेटिक मीन। सी वाले में क्या था कि क्यू तो हम थे, Q/2 हमने ऐड हुआ और इसका अर्थमेटिक मीन। अब फाइनल कंडीशन क्या हो गई? कि बी वाला जो है उसमें Q/2 हो गया, और सी वाले में क्या हो गया? कि ये 2 + 3, तो 3Q/4 हो गया। और ए की हमें जरूरत नहीं है, बोल रहा है फाइनली रिमूव्ड, ए वाले को हमने हटा दिया, तो ए को छोड़ो, ए को नहीं देखना। अब बोल रहा है इसमें फोर्स कितना लगेगा? डिस्टेंस हमने नहीं चेंज किया, डिस्टेंस अभी भी आर रखा हुआ है जो पहले रखा था, तो इसको मैंने दे दिया एफ डैश, नया फोर्स आ गया। तो एफ डैश की वैल्यू कितनी हो गई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज को जी मल्टीप्लाई करो, Q/2 इंटू 3Q/4 डिवाइडेड बाई बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर आर स्क्वायर। तो नंबर को देखो, चार्ज को छोड़ो, नंबर देखो, 3/4 1/2 3/8 हो गया, 3/8 बाहर लिख लो। तो एफ डैश की वैल्यू कितनी हो गई? 3/8 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू किसकी थी? ये तो पुराने एफ की थी ना, देखो। तो अपने क्या लिख सकते हैं कि एफ डैश इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 3/8 एफ आ गया, ठीक। ये हमने न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन निकाल दिया, ठीक है, 3F/8, राइट। सबको समझ में आया क्या ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया मैंने? किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई तकलीफ, तो मुझे बता सकता है। किसी को कोई भी डाउट है, कुछ है नहीं समझ में आया, कोई पॉइंट, तो चैटर बॉक्स दिया हुआ है वेयर वी कैन कीप चैटिंग। नहीं, ग्रेविटेशन की तरह नहीं करना है ये चैप्टर, ग्रेविटेशन से बहुत आगे जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर बहुत डिटेल में है, अभी तो हमने सिर्फ शुरू किया है, ठीक है। इस चैप्टर में बहुत डिटेलिंग है, राइट। अभी इस डिटेलिंग के कारण ही मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, एक एक चीज बहुत बार रिपीट करके आपको बता रहा हूँ। यही जब मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा तो मेरे को इतना करने की जरूरत है, चैप्टर इजी, ठीक है, फटाफट निकलेगा, ठीक है। उसके बाद जब मैं आपको और आगे जाऊंगा ना, मतलब मैग्नेटिज्म वगैरह पढ़ाऊंगा, तो इतना मेरे को स्लो स्लो काम करने की जरूरत नहीं है, इजी चैप्टर है, फटाफट निकलेगा। इसमें बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है, तो ग्रेविटेशन से बहुत आगे जाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जब चालू होगा तब आप देखोगे मजा, असली मजा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है।
अभी अभी मैंने आपको नल पॉइंट बताया था कैसे निकालते हैं, ठीक है। नीट वाले बच्चा जरा ध्यान से करो, आपके नीट के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन है। आपको दो चार्ज दिए हुए हैं, एक दिया है 4e, ठीक है, और एक दिया है e, और इनके बीच का डिस्टेंस आपको दिया है x, राइट। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द नल पॉइंट। अभी अभी हमने किया, उसी को डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो आप। दोनों पॉजिटिव है तो नल पॉइंट इनके बीच में होगा, ठीक है। लेट अस से एट अ डिस्टेंस x डैश कर लेते हैं इसको, क्योंकि x तो हमको यहां दिया, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस एक्स डैश हो जाएगा। अब मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है आपसे, मैं ये थोड़ी पूछूंगा कि तरीका क्या है, मेरे को सॉल्व करके दिखाओ। आप लगाओ, अब जैसे मैंने वहां फॉर्मूला बता दिया उसको शॉर्टकट में लगाओ कि अंडर रूट Q1, ठीक है, इनटू R डिवाइडेड बाय रूट Q1 प्लस रूट Q2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, अंडर रूट 4e इंटू एक्स, आर की जगह एक्स है अब, ठीक है, अंडर रूट 4e प्लस अंडर रूट ई। रूट ई तो कैंसिल हो जाएगा, रूट 4 बाहर निकलेगा तो 2x प्लस 2 प्लस 1, तो कितना हो गया 2/3x। ये मेरा नल पॉइंट आ गया, राइट। सवाल ये है कि आपको क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा है, टू चार्जेस प्लस 4e प्लस ई आर प्लेस एट अ डिस्टेंस x, फाइंड द नल पॉइंट। अब अगर आप देखोगे इसको, मैं यहाँ पे रीड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है, कि भाई ये टोटल डिस्टेंस x था, 4e से आपका डिस्टेंस 2x/3 आ गया, ठीक है। जहां से हम लोग लेते हैं x डैश, वहीं से डिस्टेंस आता है ना, तो ये डिस्टेंस x/3 हो गया। अब तो दोनों ही ऑप्शन में है, आप नल पॉइंट किसको मानोगे। तो उस केस में अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके नहीं दिया हुआ है ना, तो आपके पास जो पहला चार्ज होगा उससे नल पॉइंट निकालना हमेशा, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। वैसे तो कई क्वेश्चन में क्लियर करके दिया होता है, ठीक है, कहां से निकालना है नल पॉइंट। नहीं दिया है तो आप कुछ मत करो, जो पहला चार्ज है ना उसको आप रेफरेंस ले लो, ठीक है, और वहां से निकाल लो। इज दैट क्लियर नाउ। तभी मैंने बोला था, अब ये जो फॉर्मूले ये आपके लिए शॉर्टकट की तरह यूज होंगे, ये क्वेश्चन नीट का आया हुआ क्वेश्चन। इज इट क्लियर नाउ। जस्ट रेज योर हैंड एंड एक्नॉलेज, क्या ये समझ में आया कैसे किया हमने। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Two identical sphere each having mass m hang in equilibrium with string length L, made angle with the vertical is theta, find the magnitude of the charge in the sphere। अब देखो आपको बोलता है कि एक सिंपल पेंडुलम जैसी कंडीशन हमने बनाई, और एक यहाँ पे मास रखा m और इसका चार्ज q है, और दूसरा मास रखा m और इसका भी चार्ज q है, ठीक है। भैया चार्ज अगर सिमिलर है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, धक्का मारेंगे, ठीक है। किधर की तरफ धक्का मारेंगे, मैंने क्या बोला था, दोनों चार्ज को, जो लाइन दोनों चार्ज के सेंटर को जोड़ेगी, फोर्स उस लाइन के अलोंग ही लगेगा, ये ध्यान रखना, है ना। ये गीता में लिखा हुआ है कि दोनों चार्ज के सेंटर को जो लाइन जोड़ेगी फोर्स उसके अलोंग ही लगेगा। तो फोर्स किधर को लगेगा, रिपल्सिव है लगना है ना, दोनों का चार्ज सेम है, बाहर को लगेगा एफ, ठीक है। ये एंगल हमें दे रहा है जी थीटा है, ठीक है। नीचे इसका वेट mg तो लगना ही लगना है, और इस लाइन के अलोंग टेंशन लगना ही लगना है। अब ये सारी चीजें तो आपने फ्री बॉडी डायग्राम लास्ट ईयर में सीखी हैं, ठीक है। अगर अच्छे से आपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वगैरह किया होगा, नहीं किया तो कोई परेशानी की बात नहीं, थोड़े दिन बाद हम लोग मैकेनिक्स करेंगे ही करेंगे, तो सीख जाओगे, ठीक है। करना क्या पड़ेगा हमें, करना क्या पड़ेगा हम, करना हमें ये पड़ेगा कि हमने ये एंगल थीटा है, तो ज्योमेट्री से हमने देखा कि जी ये एंगल थीटा है, और आपको स्ट्रिंग की लेंथ एल दे रहा है, ठीक है। लेटस से इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 2x है, ठीक है। बीच का जो डिस्टेंस है वो 2x है। क्यों लिया 2x मैंने, वो समझ में आएगा अभी आप, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया, ये जो आपका थीटा पे जो टेंशन लग रहा था, टेंशन को मैंने रिजोल्व कर दिया। तो ऊपर जो जाएगा वाई एक्सिस पे, जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाता है वो हमेशा कॉस होता है, ये सब मैंने लास्ट ईयर समझाया था। ये टी कॉस थीटा हो जाएगा, ये टी साइन थीटा हो जाएगा। कंडीशन मेरी इक्विलिब्रियम की है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा,
टी साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी एफ के बराबर, एफ क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, और टी कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एम जी के बराबर। देखो ना ध्यान से, ये टी कॉस थीटा एम जी है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में सारे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, इक्विलिब्रियम का मतलब ही यही। इसको बोले इक्वेशन नंबर 1, इसको बोले इक्वेशन नंबर 2, डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू एफ बाई एम जी। आपको चार्ज निकालना है तो अब एफ की वैल्यू रख दो। देखो एफ को अलग से कैलकुलेट करते हैं, क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन मतलब क्यू स्क्वायर, डिवाइडेड बाय बीच का डिस्टेंस हमने 2x लिया है यहाँ पे, तो 2x का स्क्वायर। तो एफ कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो एफ की वैल्यू यहाँ पुट करो, tan थीटा इज इक्वल टू एफ मतलब हो गया 1/4 4 जा 16। ठीक है, तो 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी एक्स स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू हो गई मेरी 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी एक्स स्क्वायर इंटू टेन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन हमें एक्स नहीं दिया हुआ, एल दिया हुआ है, हमें एक्स नहीं दिया हुआ, एल दिया हुआ है। तो ये देखो, ये जो ट्रायंगल सा बन रहा है ना, ये टोटल 2x है, तो ये आधा x होगा, इसीलिए इसको 2x लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लगा लो ना। ठीक है, अगर ये थीटा है तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो मतलब क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, उस ट्रायंगल में देखोगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो x की वैल्यू क्या हो गई, एल साइन थीटा, पुट कर दो यहाँ पे। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, पूरे का अंडर रूट ले लो। ठीक है, अब जरा इसको ध्यान से देखोगे, एक एक स्टेप, अगर कुछ ना समझ में आया हो तो मुझे बताओ कि सर ये नहीं समझ में आया। आई डोंट थिंक इसमें कुछ समझने वाली ऐसी कोई चीज है खास। ठीक है, सिंपल फोर्स का हम लोग इक्विलिब्रियम मेथड लगा रहे हैं। आपको बस ये समझना है कि अगर मैंने दोनों स्फीयर को एक धागे से लटकाया तो वो दूर जाएंगे क्यों, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन वो दूर जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है ना, वो दूर जाएंगे क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। समझ आ रही बात। और थोड़े दूर जाते जाते एक जगह पे जाके रुक जाएंगे। रुकेंगे क्यों, कोई भी बॉडी मूव करते करते क्यों रुकती है, एज पर न्यूटन्स लॉ नेट फोर्स जीरो हो जाता है, दैट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ना, दैट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ। जाते जाते अगर बॉडी रुक गई तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स वहां जीरो हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है नेट फोर्स जीरो। उस समय आप सारे फोर्सेस को वेक्टोरली ड्रॉ कर लो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें लगाना है उसके बाद। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कैसे लगता है, एक्स डायरेक्शन के सारे फोर्स ऐड होंगे, वाई डायरेक्शन के सारे फोर्स ऐड होंगे। अब क्या करो, आपको ये दिख रहा है टी एंगल थीटा पे है, तो टी को रिजोल्व कर लो। जहां से एंगल बनाएगा थीटा वो हमेशा कॉस होता है, तो ये टू टी कॉस थीटा टी साइन थीटा। बस फिजिक्स तो यहां खत्म हो गई, इसके बाद तो मैथ्स कर रहे हैं हम लोग, इसके बाद तो मैथ्स कर रहे हैं। और बीच का डिस्टेंस मैंने 2x इसीलिए लिया था कि बाद में आपको ज्यादा परेशानी नहीं। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को एल दिया हुआ है, एक्स नहीं दिया हुआ, तो मेरे को एक्स इन टर्म्स ऑफ एल निकालना पड़ेगा। ठीक है, बाकी तो फिर मैथ्स है। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ में आई ये चीज। हैंड रेस करते जाओ, किसी को कोई डाउट है तो चैट पे पूछते जाओ, जिनको समझ आ गया वो हैंड रेस कर दो, और जिन्हें कोई डाउट है चैट पे लिखते जाओ। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू 30 सेकंड टू डू बोथ द थिंग्स। राइट, समझ आया, हैंड रेस करो, कोई डाउट है चैट पे लिखते जाओ। और दोनों नहीं कर रहे मतलब कपड़ा है, फिर तो आप टीवी चालू करके बैठे आराम से आईपीएल देखते हुए। नहीं, आप एक्स क्यों लेंगे मतलब नहीं, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स जब आपको लेना है, जैसे एफ मेरे को निकालना है, तो एफ कैसे निकलेगा बेटा, क्या फॉर्मूला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन
क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर। बीच के डिस्टेंस दोनों के इस स्ट्रेट लाइन पे जो बीच का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, मतलब 2x का स्क्वायर। x मेरे को इसलिए लेना पड़ रहा है, बीच में जो मैंने x रखा है यहाँ पे वो इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि मेरे को ये x दिया ही नहीं है, मेरे को ये लेंथ दे रहा है स्ट्रिंग की लेंथ l है, और मेरे को ये एंगल दे रहा है कि एंगल थीटा है। क्वेश्चन में देखो ना, वर्टिकल से थीटा एंगल बना रखा है, एंगल दे रहा है मेरे को। तो मेरे को क्या करना है, इस x को l के टर्म्स में निकालना पड़ेगा। उसका क्या तरीका है, ट्रिग्नोमेट्री है। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आपको दिख रहा है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रिलेशन क्या होता है, साइन होता है। तो हमने साइन थीटा निकाल लिया। क्या होगा, ये जो ट्रायंगल मैं बार बार दिखा रहा हूं, इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर x बाई हाइपोटेनस l, तो x इज इक्वल टू l साइन थीटा। पुट कर दिया है जो हमने निकाला था यहाँ पे कैलकुलेशन करके, एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट ले लिया उसका, क्योंकि हमें चार्ज पूछ रहा है क्या है। ये बेसिक पार्ट है, ये वाला जो क्वेश्चन है बेसिक पार्ट है। ये इसी क्वेश्चन का एक वर्जन एल गिवन है ना आपको, एल हमें चाहिए नहीं, हमें एक्स गिवन नहीं है, हमें एक्स नोन नहीं है। जो नोन है उसी टर्म में तो आंसर लिखोगे ना। एल चाहिए नहीं हमें, अगर वो बीच का डिस्टेंस एक्स देता तो हम क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते, यहाँ खत्म हो गया मेरा क्वेश्चन। लेकिन एक्स दिया नहीं, जबरदस्ती आपसे एक स्टेप करवा रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। इसी क्वेश्चन का एक पार्ट आपका जेई एडवांस में आया है, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं, ये मत समझ लेना कि ये क्वेश्चन जेई एडवांस में आया है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप एनसीईआरटी खोलोगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन दिखेगा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके जेई एडवांस में है, वो मैं अभी नहीं कराऊंगा, करेंगे हम लोग थोड़ा बाद में। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके जेई एडवांस में आया, वो मजेदार है वो पार्ट, ठीक है। तो हम लोग करेंगे बाद में, थोड़ा अभी थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नोट करते जाना, क्योंकि मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैं बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी से लेवल से लेकर के आपको धीरे 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 बहुत दूर तक लेकर के जाना है। मंजिल दूर है पर जाना जरूर है ना। तो जाएंगे तो जरूर, है कि नहीं, ठीक है। आपको हिम्मत नहीं हारनी है, अगर टफ भी लगे टॉपिक तो भिड़े रहना है, थोड़े दिन में ऑटोमेटिकली इजी लगने लगेगा, राइट। छोड़ दोगे तो छूट जाएगा, है ना। तो भरोसा रखो कि हम लोग सीख लेंगे, राइट। someone came in my office, I don't know, one student, and she asked कि सर फिजिक्स तो होती ही नहीं, ठीक है, कि सर फिजिक्स तो होती ही नहीं। तो मैंने उसको जवाब ये दिया कि पहले अगर आपने सोच लिया कि नहीं होती तो फिर आप कितना पढ़ लो, 20 घंटे फिजिक्स ही पढ़ लो, तब भी नहीं होगी, राइट। या पहले तो ये सोचे ना क्या हो रही है, आप दिमाग को नेगेटिव करके पॉजिटिव कैसे बना लोगे। एंड सेकंड थिंग इज दैट, देखो एक चीज ना कभी गलती मत करना, मैं जो काफी दिनों से काफी लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑनलाइन में ये चीजें और ज्यादा सुसाइडल हो रही हैं आपके लिए, जिसको आप लोग नहीं समझ रहे हो। सब कुछ पढ़ के, सारे अच्छे टीचर से पढ़ के भी आप रिजल्ट्स खराब कर ले रहे हो। उसके एक बहुत बेसिक रीजन है, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि जब हम लोग जिम में जाते हैं ना, तो जिम में सपोज करो मुझे बनाने हैं ना, 6 पैक एप्स बनाने या कुछ बनाना है, ठीक है। मैंने एक टारगेट लेके गया, तो पहले दिन ना आपको कोच यही सिखाता है, पहले तो मान लो बन गया, उसके बाद एक्सरसाइज करानी शुरू होती है। तो जब एक्सरसाइज होती है, तो एक्सरसाइज कैसे होती है कि यार कोई जैसे पुशअप्स मार रहे हैं हम, तो 12 पुशअप्स के 3 सेट। तो पहली बार वाले 12 तो बड़े आराम से हो जाते हैं, दूसरी बार वाले में दम लगना चालू होता है, तीसरी बार वाले में 8-9 के बाद ना मतलब हिम्मत नहीं होती। और तब आपका आपका ट्रेनर जो होता है ना, वो आपको पुश कर रहा होता है, नहीं करो, आपको पूरे 12 कंप्लीट करने। लेकिन जो आपकी मसल बिल्डअप होती है ना, वो उस आखिरी के 4 में ही होती है। बाकी के पहले आपने कितने किए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस आखिरी के 4 में ही मसल बिल्डअप होती है, राइट। वही चीज है कि ट्राई टू गिव मोर टाइम विथ क्वेश्चन। आजकल में क्या है ना, पेशेंस लेवल बच्चों का बहुत कम हो गया है। मेरे से क्वेश्चन नहीं बना और मैंने छोड़ दिया, या मैं तुरंत गूगल पे चला गया ढूंढने के लिए, या मैंने दुनिया भर के आजकल ऐप आ गए हैं डाउट सॉल्विंग के, ठीक है। यार वो ऐप बनाने वाले को पैसे मिल रहे हैं, जो ऐप यूज कर रहा है ना वो बर्बाद हो रहा है।
बहुत सारे ऐसे ऐप है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसका, कि बहुत सारे सॉल्यूशन शायद गलत भी दिए होंगे, मैंने खुद देखे, और मुझे पता है कौन लोग बना रहे हैं। 3-4 तो मेरे स्टूडेंट हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उन लोग को कंपनी वाले पैसे देते हैं कि भैया हम आपको क्वेश्चन भेजेंगे, आप सॉल्व करके भेजो, जिनको हमने पढ़ाया हुआ। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी ऐप, बट द फैक्ट इज कि आपको क्वेश्चन के साथ टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली दिमाग में तो सॉफ्टवेयर छोड़ो, लेकिन हार्डवेयर पार्ट तो पहले स्ट्रॉन्ग करोगे ना। तो आपका जब खून तेजी से दौड़ेगा दिमाग के अंदर, तब तो जाके क्वेश्चन समझ में आने शुरू होंगे। तो खून को तेजी से दौड़ाने के लिए अगर क्वेश्चन टफ लग रहा है, तो एक बार किए, टफ लगा तो थोड़ी देर तक बैठ के सोचे, नहीं समझ में आया, लीव इट। आधे घंटे बाद फिर देखो 10 मिनट के लिए, आधे घंटे बाद फिर देखो 10 मिनट के लिए। धीरे धीरे करके खून की तेजी होगी, देखते 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 ना थक जाओगे, नहीं बनेगा, सो जाओगे। ऐसा होता है कई बार। और जब सोओगे तो वो जो ब्लड है ना, वो बहुत तेजी से सर्कुलेट करेगा आपकी, क्योंकि उसको हम लोग बीटा स्लीप बोलते हैं। ठीक है, अल्फा स्लीप, बीटा स्लीप, कभी जाके नेट पे ढूंढना, आपको मिलेगा। तो बीटा स्लीप के कंडीशन में क्या होता है, ब्रेन एक्टिव रहता है, बाकी सारा पार्ट हमारा पूरी तरह से सो जाता है, तो सारा ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन पे हो रहा होता है। और हर अच्छे स्टूडेंट के साथ एक ना एक बार ऐसा जरूर होता है कि सोते सोते उसको सॉल्यूशन दिखता है। हर अच्छे, जो चीज आखिरी में दिमाग में रहेगी उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके लिए लेकिन आपको क्वेश्चन के साथ में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, हमारा काम सिखाना है, क्योंकि आजकल बहुत प्रॉब्लम है गूगल में जाके तुरंत सॉल्यूशन ढूंढना, उसमें आपके नए क्वेश्चन बनेंगे नहीं। राइट, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी छोड़ देते हैं, दिस क्वेश्चन इज नॉट ऑफ लॉट ऑफ वर्थ। ठीक है, ओके। सो आई थिंक 5:30 इज ऑलरेडी देयर। सो अभी मुझे आज 1 घंटे का ही बोला गया था स्लॉट।